जय हिंद विद्यार्थियों। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर हीट बजट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हीट बजट यानी ऊष्मा बजट। पृथ्वी को कितना प्रकाश प्राप्त होता है या सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, आपने किताबों में पढ़ा होगा सूर्य से आने वाली ऊष्मा का 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। यहाँ तक तो ठीक है। ये 2 अरबवें भाग को हम व्यक्त कैसे करें, इसको व्यक्त करने का क्या तरीका है विद्यार्थियों। ये 2 अरबवें भाग को अगर हम संख्यात्मक दृष्टि से व्यक्त करें तो हम कहेंगे 1370 वाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये होती है इसकी इकाई। तो विद्यार्थियों, ये इकाई हम कैसे लिखते हैं, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो 1370 वाट ऊष्मा सूर्य की हमें प्राप्त होती है। 1 मीटर का वर्ग बना लीजिए, स्क्वायर आप लोग समझते होंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1-1 मीटर की हों। अगर ऐसा स्क्वायर आप बनाएंगे विद्यार्थियों, तो ऐसा स्क्वायर अगर आप बनाते हैं तो उस 1 मीटर के वर्ग पर सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में जितना प्राप्त होता है उसका संख्यात्मक मान 1370 वाट के बराबर होता है। अब आप कहोगे साहब वाट कैसे समझे हम, तो बहुत सिंपल है। 1 वाट मीन्स 1 जूल पर सेकंड। तो ये बहुत सिंपल सी इकाई है। 1 वाट को अगर जूल में बदलना है तो आप जूल में बदल दीजिए। तो इसको हम जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं जूल कैसी इकाई है, उसको सीजीएस में लाना पड़ेगा। तो सीजीएस में लाने के लिए हमें उस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट करने के बाद फाइनली जो यूनिट आती है, अब जूल को भी हम, चूंकि हम तो जानते हैं ऊष्मा को हम कैलोरी में व्यक्त करते हैं, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करके और फिर कैलोरी में कन्वर्ट किया जाए तो विद्यार्थियों इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फाइनली आता है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये विद्यार्थियों हमें प्राप्त होता है। तो इसे कहते हैं सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौर स्थिरांक से आप क्या समझते हो। तो आप कहेंगे सौर स्थिरांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो पृथ्वी के 1 वर्ग मीटर भाग को 1 सेकंड में हर समय प्राप्त होती है, वो 1370 वाट के बराबर होती है। इसी को अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करें तो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। इस तरह से विद्यार्थियों ये एक सोलर कांस्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। जब यही ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है तो सबसे पहले उसे पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। पृथ्वी के वायुमंडल को मान लीजिए सूर्य का जितना प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को मिल रहा है वो 100 यूनिट के बराबर है या 100% मान लेते हैं हम। जब वह प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो वायुमंडल में उसका सामना होता है बादलों से। विद्यार्थियों, बादल सबसे ज़्यादा प्रकाश का रिफ्लेक्शन करते हैं, बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं बादल। इसीलिए जितना प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है उसका 27% भाग बादलों द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो 27% बादलों ने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसमें वायु के पार्टिकल भी हैं, गैसेस पार्टिकल हैं। तो गैसों द्वारा जो भाग रिफ्लेक्ट होता है वो 6% होता है। ये 6% मैंने दिखाया गैसों द्वारा। ये इसमें जो ये आपका परफोरेंस टाइप की जो एक मैंने ये कलर दिखाया ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर को गैसों के कण के रूप में दिखाया है। और साथ में जो लाल रंग है ये ऊष्मा का अवशोषण है, ये ऊष्मा है लाल रंगों से। हरे रंग से गैसों के पार्टिकल हैं या गैस अणु, परमाणु, जो भी आप कहें, तो गैस पार्टिकल के रूप में ये रहेंगे। तो इनके द्वारा जो ऊष्मा परावर्तित हो रही है वो 6% है। जो ऊष्मा बादलों द्वारा परावर्तित हो रही है वो 27% है। तो इस तरह से कितना भाग यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, 27 और 6 33% भाग सूर्य का रिफ्लेक्ट हो चुका है वायुमंडल से ही। अब 33% रिफ्लेक्ट होने के बाद 14% ऊष्मा वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है जब ऊपर से प्रकाश आता है। हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो हाई इंटेंसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हाई इंटेंसिटी वाली जो होती हैं
उनकी विशेषता होती है वो वायुमंडल को चीर के बहुत तेजी से नीचे की ओर जाती हैं। नतीजा क्या होता है, वायुमंडल उन्हें ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फिर भी 14% भाग वायुमंडल द्वारा आते हुए प्रकाश में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो 14% वायुमंडल ने एब्जॉर्ब किया, 27% बादलों ने रिफ्लेक्ट किया, 6% गैसों ने रिफ्लेक्ट किया, 33 और 14 कितना हो गया विद्यार्थियों, 47%। अब बचा कितना, 53%। 53% भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी उसमें से 2% रिफ्लेक्ट कर देती है और 51% को एब्जॉर्ब कर लेती है। यह गणित आप बिल्कुल कंठस्थ याद रखिएगा कि सूर्य से प्राप्त होने वाली कितनी ऊष्मा को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर पाती है, 51%। इसमें से पृथ्वी को मिली कितनी थी, 53%। 53 में से 2% पृथ्वी ने सीधा रिफ्लेक्ट कर दिया। विद्यार्थियों आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी की रिफ्लेक्शन पावर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी है और पानी द्वारा मैक्सिमम ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, इसीलिए पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ पाता। तो पृथ्वी जितना रिफ्लेक्ट करती है वो केवल 2% होता है, 51% को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब आप देखिएगा परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा कि सूर्य से आने वाले प्रकाश का कुल मिलाकर कितने प्रतिशत भाग रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए आप, रिफ्लेक्ट कितना हुआ, 27% बादलों द्वारा, 6% गैसों द्वारा, 2% पृथ्वी द्वारा, टोटल हो गया 35%। 35% भाग रिफ्लेक्ट हो गया। इसी को कहते हैं एल्बिडो। किसी भी पिंड की एल्बिडो, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की एल्बिडो या किसी भी बॉडी की एल्बिडो उसके द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट की मात्रा के बराबर होती है। जितना % लाइट वो रिफ्लेक्ट करती है बॉडी, वही उसकी एल्बिडो कहलाती है। तो पृथ्वी 35% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए पृथ्वी की एल्बिडो 35% है। सबसे ज़्यादा एल्बिडो विद्यार्थियों हमने पढ़ा था किस ग्रह की है, तो वो है शुक्र ग्रह, वीनस की। वीनस की एल्बिडो 70% है। इट मीन्स वीनस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का 70% भाग वापस कर देता है, केवल 30% एब्जॉर्ब करता है, 70% रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए सबसे चमकदार ग्रह वीनस है। उसका कारण ही यही है। तो अब देखिए आप, 35% ये एल्बिडो है पृथ्वी की, तो कुल मिला के पृथ्वी को प्रकाश कितना मिला, 65%। उस 65 में से 14% वायुमंडल ने ले लिया, 14% वायुमंडल ने एब्जॉर्ब किया, शेष 51% पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरह से 2 भागों में बट गया। तो यहां तक का गणित आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है, जब पृथ्वी को 51% मिला तो पृथ्वी इस 51% का क्या करती है, ये अगले चित्र में देखिए विद्यार्थियों। इस 51% में से पृथ्वी क्या करती है, 17 जब अपना एब्जॉर्ब किया हुआ लाइट को, जब पृथ्वी ठंडी होती है तो ठंडी होते समय उसी लाइट को फिर वापस एमिट करती है, उत्सर्जन कहते हैं। यहां विद्यार्थियों एक बात आप याद रखेंगे कि परावर्तन और उत्सर्जन में अंतर होता है। परावर्तन में प्रकाश की मात्रा ज्यों की त्यों वापस होती है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती, ज्यों की त्यों जिस इंटेंसिटी से आई थी उसी इंटेंसिटी से वापस जाएगा, उसको कहते हैं परावर्तन। और अब आता है उत्सर्जन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एमिशन। एमिशन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा जब प्रकाश आया था तो उसने उस हीट को एब्जॉर्ब किया था। जब आया था प्रकाश तो हाई इंटेंसिटी वाला था, लेकिन जब एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद फिर वो वही वस्तु ठंडी होगी। जैसे शाम के समय, रात के समय पृथ्वी ठंडी होगी, ठंडी होते समय जो प्रकाश एब्जॉर्ब किया था उसी को अब लॉन्ग वेव के फॉर्म में वापस करेगी। लॉन्ग वेव ठंडी तरंगें होती हैं, मतलब उनमें उनकी विशेषता होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसलिए उनकी वेव लॉन्ग होती है। तो तरंग लंबाई ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी उनकी कम होती है, उनको कहते हैं लॉन्ग वेव। तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है, और जब वापस पृथ्वी ठंडी होती है तो वापस जाता है तो वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में या कम आवृत्ति की तरंगों में बाहर जाता है। तो कम, जब भी कोई वस्तु ठंडी होती है तो विद्यार्थियों इंफ्रारेड रेडिएशन के माध्यम से ठंडी होती है। अब पृथ्वी जब ठंडी होगी तो इंफ्रारेड रेडिएशन उत्सर्जित करेगी। तो जितना रेडिएशन उत्सर्जित करेगी, अब उसको पृथ्वी के पास 51% है ऊष्मा, इसी को ठंडा होना है, तो उसमें से 17% तो पृथ्वी सीधे अंतरिक्ष में पहुंचा देती है, मतलब वायुमंडल में ठहर ही नहीं पाता ये 17%। तो पूरा 51% पृथ्वी को निकालना है बाहर, तो उस 51% में से 17% सीधा वायुमंडल कहाँ चला गया, स्पेस में चला गया, अंतरिक्ष में चला गया। शेष कितना बचा, आप 17 घटा दो इसमें से, तो शेष कितना बचेगा विद्यार्थियों, 34%। वो 34%
एनर्जी पृथ्वी किसको दे देगी? वायुमंडल को। ये 34% वायुमंडल को दे दी। और वायुमंडल के पहले से कितना था? 14% पहले से था। यहां आपने देखा था 14% लाइट को एब्जॉर्ब किया था एटमॉस्फेयर ने, जब लाइट आसमान से नीचे आ रही थी उस समय 14% एब्जॉर्ब किया था। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है आते समय? 14%। और जाते समय 34%। कुल मिला के वायुमंडल को कितना मिल गया? 34 और 14 48% वायुमंडल को मिल गया। तो 48% वायुमंडल के पास रह गया। पृथ्वी के पास अब क्या हो गया? 0। पृथ्वी अपनी पूरी ऊष्मा दे चुकी है। वायुमंडल के पास बचा है 48%। इसी 48% के माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है। विद्यार्थियों, यही 48% अगर रातें जब लंबी होती हैं तो इसमें से धीरे धीरे करके पृथ्वी उसे भी एमिट करती रहती है और कोशिश पृथ्वी की यही रहती है कि पृथ्वी के पास कुछ ना बचे। तो ये 48% पूरा का पूरा निकाल देती है। तो जब ऊष्मा निकल जाएगी तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो शून्य ऊष्मा रह जाती है पृथ्वी के पास वायुमंडल में। लेकिन पृथ्वी के अधिकांश भाग ऐसे बने हैं जहाँ पर पूरी ऊष्मा निकल ही नहीं पाती, उससे पहले ही सुबह सूर्योदय हो जाता है, तो फिर से हीट बजट चालू हो जाता है। इस तरह से पृथ्वी का ये पूरा हीट बजट है। 51% ऊष्मा जो वायुमंडल को दी पृथ्वी ने, वो अब थोड़ा सा इसका गणित समझते हैं विद्यार्थियों। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऊष्मा रहती है, कितनी ऊष्मा रहती है? 48%। तो ये 48% ऊष्मा एटमॉस्फेयर को कैसे प्राप्त होती है? तो हम जानते हैं ऊष्मा विद्यार्थियों 4 प्रकार से प्राप्त होती है। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन, नंबर 4 कंडेंसेशन। ये 4 प्रकार से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान। इसके अलावा भी एक और है एडवेक्शन। जब हवा हॉरिजॉन्टल चलती है तो उसे अभिवहन या एडवेक्शन कहते हैं। जब हवा सीधे अंतरिक्ष में ऊपर की ओर आसमान की ओर उठती है वर्टिकल, तो इसे कहते हैं कन्वेक्शन। और जब एक वस्तु के एक हीट के संपर्क में दूसरी वस्तु आती है, कोई हीटेड वस्तु है, गर्म है पहले से, उसके संपर्क में दूसरी वस्तु रखी जाए, तो इसमें क्या होता है? इसमें मीडियम के पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, लेकिन ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। और जब मीडियम पार्टिकल ही मूव करके ऊष्मा को लेकर जाएं, जैसे पानी को गर्म करते हो पतीली में, नीचे गर्म किया तो पानी के कण हल्के होकर ऊपर उठने लगे और ऊपर के भारी कण, ठंडे कण नीचे आ जाएंगे। इस तरह से एक कन्वेक्शनल करंट बहने लगती है पानी के अंदर। तो ऐसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। गैसों में भी जब दिन के समय सूर्य उदय होता है, वह गैसों के पार्टिकल गर्म होते हैं तो वायुमंडल गर्म होता है पूरा, तो वो कन्वेक्शन के थ्रू गर्म हो जाता है। उसमें पार्टिकल मूव करते हैं, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कन्वेक्शन शब्द का प्रयोग तभी करते हैं जब ऊष्मा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है, यानी ऊष्मा का संचरण वर्टिकल होता है, तब कन्वेक्शन। हॉरिजॉन्टल होता है तो एडवेक्शन। और जब पानी वाष्पित होते समय कुछ गुप्त ऊष्मा लेकर ऊपर जाता है और वाष्पीकरण के बाद जैसे ही कंडेंसेशन होता है उसी एनर्जी को छोड़ देता है, तो उसे कहते हैं संघनन की ऊष्मा, तो वो कंडेंसेशन है। तो पूरी वायुमंडल के पास जो 48% का गणित है, बजट है ऊष्मा का, उसको समझते हैं विद्यार्थियों। रेडिएशन से वायुमंडल को कितनी ऊष्मा प्राप्त हुई? आते समय 14% मिली थी ना, वो 14% लिखा हुआ है। और जब पृथ्वी ठंडी होती है तो रेडिएशन से मिलता है केवल 6%। ठंडी होते समय यानी इस 51 में से 6% ही रेडिएशन के थ्रू वायुमंडल को प्राप्त होता है। आते समय 14% प्राप्त हुआ, कुल मिला के कितना हो गया? 20%। कन्वेक्शन के थ्रू यानी जब हीट निकलती है बाहर तो जो एयर पार्टिकल हैं वो विद्यार्थियों नीचे से ऊपर उठते हैं और ऐसे पूरे वायुमंडल को एक प्रकार से विलोडित करते हैं। तो विलोडित करने में वायुमंडल गर्म होगा तो वहाँ मीडियम पार्टिकल चल रहे हैं, इसलिए कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन से वायुमंडल को 9% ऊर्जा मिलती है। शेष बचा कंडेंसेशन से 19% एनर्जी प्राप्त होती है। कंडेंसेशन का मतलब ही है पानी का वाष्पित होना, और वाष्पित होके जैसे ही ऊपर संघनन होगा उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। तो संघनन के दौरान ऊष्मा रिलीज कर दी जाती है। वो ऊष्मा वायुमंडल में हर समय रहती है। जिस समय पानी गर्म होकर वाष्पित होता है उस समय वो एनर्जी कहाँ से लेता है? वही पृथ्वी से एनर्जी लेके। पृथ्वी जब ठंडी होती है तो ठंडी होते समय लगातार
अपनी एनर्जी को लॉस करती है और रास्ते में जहाँ भी पानी होगा वहाँ वाष्पित होकर पानी को ऊष्मा दे देती है। तो पानी ऊष्मा को लेकर वाष्पित हो जाता है और फिर कंडेंस होकर उसी ऊष्मा को रिलीज कर देता है वायुमंडल में। तो इस तरह से कंडेंसेशन के थ्रू परीक्षा में प्रश्न अगर आता है कि पृथ्वी ठंडी होते समय सबसे ज्यादा किस विधि से ठंडी होती है, तो किस विधि से ठंडी होती है? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, कंडक्शन या एडवेक्शन। 5 ऑब्जेक्टिव में से 5 प्रोसेस हैं, इनमें से कोई भी 4 दी जा सकती हैं। तो आंसर होगा कंडेंसेशन से 19%, क्योंकि इस रेडिएशन के 20% में 14% तो ऊपर से आने वाला रेडिएशन था, ना कि पृथ्वी के ठंडे होते समय। ये 14% आते समय था और 6% जाते समय था। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसने केवल 6% रेडिएशन किया था। किसके माध्यम से? रेडिएशन प्रोसेस के माध्यम से 6% दिया था, 9% कन्वेक्शन के माध्यम से दिया था और 19% कैसे दिया विद्यार्थियों? 19% दिया कंडेंसेशन के माध्यम से। यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो वायुमंडल को गर्म रखने का काम करता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये पूरा ऊष्मा बजट हमने आपको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसको आप बहुत सावधानी से पढ़िएगा और इसका पिक्चर आपके सामने मैंने दिखाया है। इसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो इससे संबंधित प्रश्न चुटकियों में आप सॉल्व कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से और देखने के बाद फिर आप खुद, अगर कोई भी आपके मन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट के भी जवाब दूंगा। जय हिंद।